हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पैराडाइज मूवी को, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक इयान कंपनी के बारे में बताया जाता है, और यह कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी की उम्र को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर देती है, जिससे यह होता है कि रिच फैमिली किसी पुअर फैमिली को बहुत सारा पैसा देकर उससे उसकी उम्र खरीद कर हमेशा जवान रहते हैं। और यह उम्र का सिलसिला ऐसे ही नहीं चलता है, बल्कि खरीदने वालों को अपना मैच डोनर ढूंढना होता है, जो कि इयॉन कंपनी के मैनेजर करते रहते हैं। और इन मैनेजर में से एक मैनेजर मैक्स होता है, जो कि एक डोनर के पास आया होता है, और ये डोनर मात्र 18 साल का होता है, जिसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है। और यह फैमिली इस कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं होते हैं और ना ही उनका पासपोर्ट भी बन पा रहा था। और यह फैमिली यह चाहती है कि वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन बात यहीं पर आके फंस जाती है कि उनके पास स्टार्टअप करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो मैक्स यहाँ पर उस लड़के को बताता है कि उसे अपने लाइफ टाइम के 15 साल डोनेट करने होंगे, जिसके बदले में उसे 7 लाख यूरो मिलेंगे, और वो अपनी फैमिली को आराम से किसी दूसरे कंट्री में ले जा सकता है, और वो लोग वहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्टअप दे सकते हैं। लेकिन वो लड़का अपनी उम्र देने से मना करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे अपनी उम्र सिर्फ 2 या 3 साल देनी होगी, लेकिन यहाँ पर 15 साल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैक्स उसे समझाने लगता है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम जितना ज़्यादा अपनी उम्र को डोनेट करोगे, तुम्हें उसके हिसाब से ही उतने ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। जरा सोचो, तुम्हें 15 साल के इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से तुम अपनी फैमिली को सारे सपने को पूरा कर सकते हो, और उन पैसों को कमाने में पूरी तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी। यहाँ की इस पैसों से तुम अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो। इतना सुनने के बाद वो लड़का उसकी बातों में आ जाता है, और वो अपने लाइफ टाइम को डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद यह डील यहीं पर पक्की हो जाती है। जिसके बाद मैक्स अपनी कंपनी में जाने लगता है, और इसी बीच हम शहर के नज़ारे को देखते हैं, जिसमें कि गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहा करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग अपने अपने आलीशान बंगलों में रहा करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस कंपनी के सख्त खिलाफ होते हैं। मैक्स यहाँ पर अपनी कंपनी में पहुँचता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मीटिंग हो रही होती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर इस कंपनी की CEO सोफी थायसन आती है, और वो सभी मैनेजर को उनकी काबिलियत के लिए उन्हें अवार्ड भी देती है, जिनमें कि एक मैक्स भी होता है। और यह उम्र डोनेट करने वाला आइडिया सोफी का ही होता है, जो आज तक चलता आ रहा है। और सोफी आगे स्पीच देने लगती है और कहती है कि हम किसी की मौत को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र जरूर बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वह इंसान नेक्स्ट लेवल तक आइडिया लेकर आता रहेगा। जिसके के बाद वो कुछ जाने माने साइंटिस्ट की फोटो को दिखाने लगती है, और कहने लगती है कि इन लोगों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन लोगों की उम्र काफी कम थी। अगर ये लोग आज जिंदा होते तो सोचो पूरी दुनिया आज तक कितनी बदल गई होती। और ये लोग किसी की मौत को टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसे रोक जरूर सकते हैं। इसलिए हमने अपने 15 साइंटिस्ट को उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में डाल दिए हैं, जिससे कि वो साइंटिस्ट और भी ज़्यादा साल तक काम करेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहां पर उन 15 साइंटिस्ट को रखा गया था, लेकिन यहाँ पर एक एडन ग्रुप का बंदा होता है जो उन 15 साइंटिस्ट को वहीं पर जान से मार देता है। और यह एडम ग्रुप इस कंपनी के सख्त खिलाफ होता है। उनके नज़र में यह कंपनी लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसमें सिर्फ कंपनी का ही फायदा होने वाला था। और उनका अगला टारगेट इस कंपनी की CEO सोफी थायसन होती है। अगली सीन में हम एक लड़की एलिना को देखते हैं, जिसने कि हाल ही में कोई अपार्टमेंट लिया होता है, जहां पर मैक्स भी रह रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, और इनके पास इतने सारे पैसे भी नहीं है कि यह लोग इस अपार्टमेंट को खरीद सके। इसलिए एलिना ने इस घर को लोन पे लिया है, क्योंकि एलिना एक बैंक में जॉब करती है और उसकी अपनी सीनियर से काफी अच्छी खासी पहचान है, इसलिए उसे आसानी से लोन मिल गया था। अगले दिन एलिना मैक्स को लेकर अपने माता पिता के घर जाती है, जहाँ पर एलिना के पिता मैक्स से पूछते हैं, क्या तुम इयॉन कंपनी में काम करते हो ना? क्या तुम मेरी उम्र को 20 साल तक जमा कर सकते हो? तो मैक्स उनसे कहने लगता है कि लाइफ टाइम डोनेशन करने में इतना पैसा लगता है कि अंकल तो जवान हो जाएंगे, लेकिन उन पैसों को कमाने के लिए उन्हें 40 साल और लगेंगे। जिसके बाद सभी लोग थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने के बाद डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद एलिना मैक्स घर वापस आ रहे होते हैं, जहाँ पर जाकर देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट में आग लग चुकी है
और उनका अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका है। अगले दिन दोनों अपने घर के इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाते हैं, जहाँ के मैनेजर उन्हें बताते हैं कि आपने कोई कैंडल जली हुई छोड़ दी थी, जिसकी वजह से घर में आग लग गई थी और यह कंपनी ऐसे मामलों में कोई भी क्लेम नहीं देती है और यहाँ पर उन्हें लोन तो चुकाना ही होगा। या तो वो दोनों उन्हें 2.5 मिलियन यूरो देंगे या फिर दूसरी सिक्योरिटी जो आपने ली थी अपने लाइफ टाइम के 40 साल, जिसे सुनकर दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैक्स कहता है कि उसके पास एक रेसिपियन है। रेसिपियन का मतलब होता है जिसके साथ अपना डीएनए मैच करना और अपने लाइफ टाइम को एक्सेस कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद मैनेजर कहते हैं कि हमारे पास आपका डाटाबेस है और हमारे डाटाबेस के हिसाब से आपकी रिसेपियन की हाल ही में किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और यहाँ पर मैक्स अपने लाइफ टाइम को डोनेट करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है, इसलिए सारी जिम्मेदारी एलिना पर आ जाती है। ये जानकर मैक्स बहुत ही निराश हो जाता है और कहता है कि वह इयॉन कंपनी में काम करता है और वो वहाँ के सीईओ सोफी से बात करेगा इस बारे में और हो सकता है कि वह उनकी हेल्प जरूर करेंगी। अगले दिन मैक्स सोफी से बात करने के लिए जाता है तो सोफी कहती है कि वो अपने सारे फाइल को उसे लाकर दे दे, जिसके बारे में वो सोचकर उसे बताएगी। लेकिन यह प्रोसेस कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और सोफी की तरफ से उसे कुछ भी जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद सोफी एक बोर्ड मीटिंग रखती है जिसमें कि सोफी के अलावा सभी मेंबर यंग होते हैं, यानी कि सभी को अपने अपने रिसेपियन मिल चुके थे, लेकिन सोफी का अपना कोई भी मैच रिसेपियन नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा ओल्ड दिख रही होती है। और यही रीजन होता है कि सोफी ने इस कंपनी में कितने सारे पैसे खर्च किए हैं। और यहाँ पर बोर्ड मेंबर का कहना होता है कि सोफी अपने नई रिसर्च के लिए कोई भी पैसा फालतू वेस्ट ना करे, क्योंकि अब तक के किए गए रिसर्च के सारे उन्हें परिणाम अच्छे ही मिले हैं। लेकिन सोफी यहाँ पर नहीं रुकती है क्योंकि उसे अब तक अपना मैच नहीं मिला होता है, इसलिए वो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना चाहती थी जिससे कि मैच यानी रिसिपिएंट की जरूरत ही ना पड़े। वो किसी की भी उम्र को किसी भी डीएनए के साथ मैच करा के आसानी से ट्रांसफर कर सकती है, जिसके लिए वो रात दिन एक करने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर बैंक वाले एलिना से उसके 40 साल लेने वाले हैं और यहाँ पर एलिना सभी को ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है। तो एलिना को उसके प्रोसेस के लिए डाल दिया जाता है, जिसके बाद एलिना की हालत खराब होने लगती है और इनका अपना खुद का भी घर नहीं होता है, जहाँ पर ये दोनों एक रेंट हाउस में रहा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही एक दिन बीतता है एलिना बूढ़ी होने लगती है और एलिना के तीसरे दिन बीतने के बाद एलिना बिल्कुल 70 साल की बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगती है और वो अपनी ऐसी हालत देखकर अंदर से टूट जाती है और काफी ज्यादा दुखी भी होने लगती है। और जो उसने मैक्स के साथ अपने सपने देख रखे थे वह ऐसी जिंदगी अब नहीं जी पाएगी। और मैक्स यहाँ पर अभी यंग होता है, इसलिए उसका टाइम वेस्ट करना उसे व्यर्थ लग रहा होता है, इसलिए वो मैक्स को छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है, जहाँ पर उसके माता पिता एलिना की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि उसकी ही बेटी उसके सामने काफी ओल्ड लग रही होती है। और दूसरी तरफ इन सबसे परेशान होकर मैक्स एक पार्क में बैठा होता है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है ड्रग लेकर और मैक्स के पास आकर कहती है कि इसे खा लो और जिंदगी के मजे लो। लेकिन यहाँ पर मैक्स उस छोटी सी बच्ची पर शक करने लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची के पास इतना सारा दिमाग कैसे आया। और यहाँ पर मैक्स समझ जाता है कि इस बच्ची ने किसी बेबस के टाइम को लिया है, जिसके बाद वो उस बच्ची के पास जाकर पूछने लगता है कि उसके पास इतना सुंदर चेहरा कहाँ से आया है, क्योंकि इयॉन कंपनी इतनी कम उम्र करने के लिए अरबों यूरो ले लेंगे और उसने कहीं और से सस्ते में कराया होगा। तो वह लड़की मैक्स को एक दूसरे कंपनी का नंबर देती है और वो उस कंपनी के बारे में बताने लगती है, जो कि ये काम काफी सस्ते में करते हैं। लेकिन डील होने के बाद ये कंपनी 6 घंटे के लिए ही खुली होती है और इस काम के लिए मैक्स के पास 2 लाख यूरो, साथ ही उस रिसिपिएंट का भी होना जरूरी है जिसका डीएनए एलिना से मैच करता हो। अगले दिन मैक्स अपनी कंपनी में जाता है ताकि वो अपने पैसे को निकाल सके, लेकिन यहाँ पर उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसकी वाइफ एलिना की उम्र कोई और नहीं बल्कि सोफी थाइसन ने ही ली है। ये सब देखकर मैक्स वहीं पर भड़कने लगता है और वो कुछ प्लानिंग करने लगता है, जिसके बाद वो सोफी थाइसन को किडनैप कर लेता है और वहाँ पर एक एडम ग्रुप का सिंबल छोड़ देता है ताकि सभी को यह लगे कि ये सब एडम ग्रुप ने किया है और उसके ऊपर कोई भी शक ना करे। लेकिन एक दिन इयॉन कंपनी की सिक्योरिटी में से एक ब्लैक कमांडो रीवा और एक विक्टर नाम का बंदा, जो कि साबित करते हैं कि यह किडनैपिंग मैक्स ने ही की है,
जिसके बाद वो दोनों मैक्स के बारे में पता लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स एलिना सोफी को लेकर उस बेस तक जा रहे होते हैं जहाँ पे एंटी एजिंग प्रोसेस होने वाला होता है और इस जगह का नाम लुथियाना होता है, जिसके लिए दोनों को शिप से जाना पड़ेगा। लेकिन शिप के सीसीटीवी कैमरे से उन लोगों का पता चल जाता है और इयॉन कंपनी के सारे मेंबर को मैक्स और एलिना का पता आसानी से मिल जाता है। इसलिए जहां वो शिप रुकने वाली होती है वहां पर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी लगा दी जाती है और यह बात मैक्स को भी पता चल जाता है और वो जान जाता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो जान से मारा जाएगा, साथ ही वो एलिना की लाइफ को भी नहीं लौटा पाएगा। इसलिए वो यहाँ से निकलने के लिए एक फैमिली का सहारा देता है और उनके बच्चों को गन पॉइंट पे लेकर उन्हें चुपचाप गाड़ी चलाने के लिए कहने लगता है। अगर रास्ते में पुलिस वाले उससे पूछने लगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस से कहना होगा कि वो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। जिसके बाद वो सभी किसी तरह ऐसे तैसे करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एलिना थोड़ी बहुत परेशान होने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी उम्र वापस पाने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही यह बात भी क्लियर नहीं होती है कि जिस लड़की को उन्होंने अगवा किया है क्या वो सच में सोफी थाइसन है या फिर कोई और लड़की है। फिर दोनों रात बिताने के लिए एक सुनसान होटल में जाते हैं जहाँ पर किडनैप की गई लड़की अपना नाम मैरी बताती है और उन दोनों से कहते हैं कि जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ बल्कि वो सोफी थाइसन है और मैं उनकी बेटी मैरी थाइसन हूँ। और सच कहूँ तो जो मेरी माँ टाइम डोनेशन का काम करती है वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बल्कि वह इन सब के खिलाफ होती है। तो मैक्स कहने लगता है कि अगर तुम सोफी थाइसन की बेटी मैरी हो तो तुम्हारा जिन भी एलिना से आसानी से मिल जाएगा और एक बार एलिना की लाइफ टाइम वापस आ जाए उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ डिसाइड कर लेना कि तुम दोनों को आपस में कितनी लाइफ टाइम शेयर करनी है। और यहाँ पर मैक्स को ऐसा लगता है कि 40 साल कम होने की वजह से सोफी थाइसन इतनी यंग दिख रही है और वो अपना नाम मैरी बताती है जो कि सोफी ही है। जिसके बाद मैरी वहाँ से नहाने के लिए जाती है जहाँ पर एलिना उसे देख रही होती है तो उसके शरीर पर कोई भी कट मार के निशान नहीं होते हैं क्योंकि लाइफ टाइम शेयरिंग के लिए बहुत सारे शरीर पे कट लगाए जाते हैं और इस लड़की की बॉडी पे एक भी निशान नहीं होते हैं। इसलिए वो समझ जाती है कि ये लड़की सच में मैरी ही है। जिसके बाद वो तुरंत जाकर मैक्स को ये सब बताने लगती है। तो मैक्स कहता है कि कम उम्र होने की वजह से शरीर के सारे निशान गायब हो जाते हैं और हम कैसे मान लें कि ये सोफी नहीं है क्योंकि जिस गार्ड के साथ सोफी रहा करती थी ये लड़की उसी के साथ थी। और इसी बात को लेकर दोनों में काफी बहस होने लगती है जिसका फायदा उठाकर मैरी वहां से बाहर भाग जाती है। लेकिन वह आगे जाकर एक दलदल में काफी बुरी तरीके से फंस जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। जिसके बाद ये दोनों जाकर उसे सेफुली वहां से निकालते हैं। दूसरी तरफ रीवा और उसकी टीम इन दोनों के बारे में पता लगा रही थी और यहाँ तक कि एडम ग्रुप भी इन दोनों के बारे में पता लगा रहा था क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि किसी ने सोफी थाइसन को किडनैप कर लिया है और उसी किडनैपिंग में एडम ग्रुप का नाम आया है और वो लोग यह जानना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी सोफी थाइसन को अगवा किया है उसने ऐसा क्यों किया है और उसने एडन ग्रुप का नाम क्यों लिया है और किडनैप की गई अगर सच में सोफी थाइसन मिली तो उसे वो लोग वहीं पर ढूंढकर मार देंगे ताकि यह कंपनी आसानी से बंद हो जाए। और जैसे ही रीवा और उसकी टीम को मैक्स के ठिकाने का पता चलता है वैसे ही एडम ग्रुप को भी उनके ठिकाने का पता चल जाता है और वो तुरंत उनसे पहले ही उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो पूछताछ करने लगते हैं। तो मैरी बताती है कि वो सोफी नहीं है बल्कि वो मैरी है और वो लोग उसे यहाँ से छोड़ दें। पूछताछ करने के बाद एडम ग्रुप एलिना को एक गन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ इसी की वजह से घटी है तो तुम इसे मारकर ये किस्सा यहीं पर खत्म कर दो। तो एलिना मैरी को मारने के लिए गन पॉइंट पर ले लेती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। तब तक वहाँ पर रीवा और उसकी टीम भी पहुँच जाती है जिसे देखकर एडम ग्रुप मैक्स को बाहर भेजते हैं सिचुएशन को संभालने के लिए ताकि वह असली सोफी थाइसन को बाहर निकाल सके। तो बाहर आकर मैक्स सोफी थाइसन का डिमांड करने लगता है तो रीवा कहते हैं कि वह लोग सोफी थाइसन की बेटी मैरी को छोड़ दें जिसके बाद वो उसकी वाइफ एलिना की 40 साल लौटा देंगे। तो मैक्स कहने लगता है कि वह कैसे मान ले कि उसकी वाइफ के 40 साल लौटा दिए जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर असली वाली सोफी थाइसन आती है और कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी मैरी तुम्हारे पास अब तक जिंदा है। तभी वहाँ पर रीवा का माइंड खटकने लगता है कि मैक्स को कैसे पता कि
सोफी थायसन अपनी बेटी को बचाने के लिए आएगी और इसी के साथ ही उसे विक्टर पर शक होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि विक्टर एडम ग्रुप से मिला हुआ है और उसका शक भी धीरे धीरे सही निकलता है। जिसके बाद रीवा की टीम और एडम ग्रुप के बीच में जंग हो जाती है जिसमें कि सोफी और एडम ग्रुप की लीडर मारी जाती है, साथ ही विक्टर भी मारा जाता है जिसे कि रीवा बहुत ज्यादा चाहने लगी थी। इन सब के बाद मैक्स ऊपर जाता है जहाँ पर मैरी एलिना को मारने वाली होती है, लेकिन एलिना कैसे भी करके मैरी को मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो मैरी को एक कार में डालकर टाइम डोनेशन वाली जगह पर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में मैक्स एलिना को ऐसा करने से मना करने लगता है तो एलिना मैक्स को वहीं पर बाहर उतार देती है और वो खुद मैरी को लेकर उस जगह पर चली जाती है। जिसके बाद एलिना मैरी की लाइफ टाइम को एक्सचेंज कर लेती है और उसे उसके ऐसे ही हालत पे छोड़ देती है। जिसके बाद मैरी अपने घर वापस आती है और देखती है कि उसकी माँ सोफी थायसन अभी जिंदा है क्योंकि उसने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। अगले सीन में हम एलिना को देखते हैं जिसने कि अपनी जिंदगी को वापस पा लिया था और वो यहाँ पर मैक्स को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि एडम ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और उन सबका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इयॉन कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकने का, और वह इसी मिशन पे आगे निकल जाते हैं और यह मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।